हेलो एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योति जुडिशियल कोचिंग में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सीआरपीसी। लाइक कितनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी केस में। अगर कोई क्राइम हुआ है तो किन किन स्टेजेस से वो केस गुजरेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, कितनी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी स्टेज कहाँ पे खत्म होती है, और उन स्टेजेस के बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। Everybody knows कि CRPC is the procedural law and we discuss about procedure in CRPC। तो वो बेसिक प्रोसीजर क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सीआरपीसी में इतना इतना बड़ा है वो सीआरपीसी, तो उसको मैं पूरे को तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली, विच इज वेरी ऑब्वियस। बट एक अम्ब्रेला जरूर मैं आपके सामने क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे एक पिक्चर आपके सामने आ जाए कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी लोकेलिटी में कहीं पर कोई मर्डर केस हो गया एंड यू हैव सीन दैट मर्डर। अकेला था जिसका मर्डर हुआ है, दैट पर्सन लिव्स अलोन एंड ही इज डेड एंड यू हैव सीन समथिंग अबाउट द क्राइम, यू आर अवेयर अबाउट समथिंग अबाउट द क्राइम। व्हाट यू विल डू? सबसे पहले आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप पुलिस वाले को इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म टू पुलिस, और यू कैन से that you will lodge the FIR। आप FIR लॉन्च करोगे, है ना? तो FIR लॉन्च हो गई आपकी। जब आपने कॉल किया कि प्लीज यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, आप आ जाइए, पुलिस वाले क्या करेंगे? इमीडिएटली दे कम टू द क्राइम स्पॉट और वहां पर आके वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना, अगर जो भी उस क्राइम स्पॉट पे फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, किसी चीज को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजना है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजना है, तो आप फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उस चीज को भेजोगे, मतलब पुलिस वाले भेजेंगे। जो भी क्राइम वेपन है अगर वो मिल गया है तो उसको सीज करना। आपने इंफॉर्मेशन दिया तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू सम स्टेटमेंट्स, आपके स्टेटमेंट्स वो लेंगे, आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर इन्वेस्टिगेशन, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले क्या होता है? FIR लॉन्च। ठीक है, FIR लॉन्च होती है एंड देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है, FIR जो है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। रादर investigation starts after the lodging of the FIR. अगर but obviously there are some provision that investigation is not dependent upon the FIR. There are some cases in which investigation may start even without the lodging of the FIR, but that thing I will not discuss in this video. That is the other provision. अभी हम सिंपल चीजें लेके चलेंगे ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। वैसे तो सीआरपीसी में हर एक स्टेज पर बहुत सारी चीजें that we cannot discuss each and everything in this video. तो just for a notice कि FIR is not a part of the investigation। पहली चीज फर्स्ट चीज क्या बताया? FIR is not a part of investigation, which this is very important to understand. Rather, investigation commence upon lodging of FIR। ठीक है, so this is a basic concept। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने आपको ये भी बताई that in few cases even without lodging FIR investigation can commence। You can make a note of this, can commence। लेकिन ये इसके लिए आपको मैं सेक्शन बता देती हूँ। सेक्शन 157 है जो आप पढ़ सकते हो। सेक्शन 154 में भी आपको ये चीज, ये इंटरप्रिटेशन यहाँ से निकली है, लेकिन मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पे। आप देखिए, FIR लॉन्च हुआ, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ ये सब मैंने आपको भी बता दिया। अब ये जो भी चीजें इन्वेस्टिगेशन होती है, इन सबकी क्या होती है? पुलिस वाले एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को कहते हैं
पुलिस रिपोर्ट, या हम इसको कहते हैं चार्जशीट। ठीक है, हम इसको क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल होती है, क्लोजर रिपोर्ट। तो यहाँ पे 3 तरीके की रिपोर्ट हो गई, 1, 2 एंड दिस इज थर्ड वन। पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट ये दोनों सेम होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लोजर रिपोर्ट डिफरेंट होती है। पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट का मतलब होता है जब पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये लिखते हैं दैट वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस एंड इन दिस केस देयर इज अ प्राइमा फेसाई फैक्ट्स, और यहाँ पे जो है फलाना जो है क्राइम या सेक्शन चार्ज लगता है एक्यूज पर। क्लोजर रिपोर्ट में जब वो ये कहते हैं कि हमारी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी केस मेड आउट नहीं होता, देयर आर नो प्राइमा फेसाई फैक्ट्स टू प्रोसीड फर्दर एंड वी आर क्लोजिंग दिस केस in our report. So this is all about the closure report and that is about the police report and charge sheet. I'm just rubbing all these things here because I need the space. I hope you made the note of all these things. Okay. So now यस, तो पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई हमारी। क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है ऑन आइदर रिपोर्ट, आइदर ऑन द पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट और ऑन द क्लोजर रिपोर्ट। ये किसको फाइल होती है? फाइल टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं एंड दे टेक कॉग्निजेंस ऑन दिस रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट अपॉन पुलिस रिपोर्ट or closure report, either magistrate take cognizance. Cognizance means that magistrate take a case on record. I have made one video on cognizance, and if you know the more about cognizance, you can see that video. Okay, so cognizance मतलब होता है taking the case on record, and magistrate move forward to the next step that is issue of process, which is taken under section 204. ठीक है, देखिए कॉग्निजेंस लेते ही, द मोमेंट कॉग्निजेंस इज टेकन, इट इज सेड दैट इन्वेस्टिगेशन एंड एंड इंक्वायरी स्टार्ट। तो हमारी पहली प्रोसीडिंग कौन सी हुई? इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड, कॉग्निजेंस लेने के बाद हुआ क्या? मेकिंग इट विद रेड कलर। Just from here inquiry started. This is all about inquiry. अब हम इंक्वायरी स्टेज पर हैं और हम इंक्वायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज वाज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड स्टेज इज इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स, इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट। ओके, तो ये सेकंड स्टेज है। अब हुआ क्या? अभी तक क्या हुआ? हम जस्ट कंक्लूडिंग अगेन। एफआईआर लॉन्च हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फाइल हुई, पुलिस रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। ऑन आइदर ऑफ द रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मींस टेकिंग अ केस ऑन रिकॉर्ड एंड मजिस्ट्रेट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंक्वायरी। The moment cognizance taken, it is said that investigation and inquiry commences. It is very important to understand that which stage is starting at what point and ending at what point. This is all because क्योंकि आगे की जो proceedings होती हैं, trial proceedings होती हैं, और evidences का जो होता है, जो trial में evidences दिए जाते हैं, इन सब चीजों पर effect पड़ता है। तो ये जानना बहुत important है कौन सी stage कब start हो रही है और कब खत्म हो रही है। इन्वेस्टिगेशन हमारी स्टार्ट होगी, खत्म हो गई, इंक्वायरी हमारी स्टार्ट हुई है। सबसे पहला स्टेप होता है इश्यू ऑफ प्रोसेस, दैट इज 204। इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ऑल दीज थिंग्स सो दैट आई गेट दैट स्पेस। यस, सो इन इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है इशूइंग समन और वारंट टू एक्यूज्ड। देखिए
मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आया, मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको एग्जामिन करता है. He applied his judicial mind. At this stage he did not concern about कि इस केस में एक्विटल होगा, कन्विक्शन होगा. रादर क्या फैक्ट्स ऐसे हैं कि हमें इमीडिएटली आगे प्रोसीड फर्दर होना चाहिए इन ऑर्डर टू डू द जस्टिस विद द पार्टीज. If yes, then he orders that issue the summon or warrant to the accused. If he orders that, if he proceed towards issue of process, that means he has taken a case on record. Cognizance has been taken in the case. ठीक है, तो इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली समन या वारंट जो इशू हुआ है उसमें डेट होती है हियरिंग की, उस पे एक्यूज्ड प्रोड्यूस होता है. एक्यूज जब प्रोड्यूस होता है तो उसको अभी तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफआईआर की कॉपी या जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, पुलिस रिपोर्ट जो फाइल हुई है, सब की कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्यूज को दे दिए जाते हैं. टू मेक हिम नोट कि उसके अगेंस्ट में केस क्या फाइल हुआ है और किस तरीके की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में चल रही है, ये उसका भी तो राइट है. तो एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए. फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है. आएगा. आई एम प्रोसीडिंग दिस फर्दर ऑन द नेक्स्ट पेज. देखिए क्या हुआ, मैं इंक्वायरी स्टेज यहाँ पे बना रही. कॉग्निजेंस लिया गया, यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया गया. ठीक है, कॉग्निजेंस पे इन्वेस्टिगेशन एंड टू इंक्वायरी स्टार्ट हुआ और पहले आया इशू ऑफ प्रोसेस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. उसके बाद जो भी डेट लिखी हुई है हियरिंग की, समन में या वारंट में, एक्यूज अपीयर हुआ. जब एक्यूज अपीयर हुआ तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ केस दे दिए गए. ठीक है, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है. चार्ज फ्रेमिंग की हियरिंग होती है, चार्ज फ्रेमिंग हियरिंग. ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. देखिए, चार्ज फ्रेमिंग में क्या होता है, एक्यूज को बताया जाता है कि तुम्हारे अगेंस्ट में कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं और तुम्हें, और जो पूरी ट्रायल है दैट गोज अराउंड द सेक्शन व्हिच आर फ्रेम्ड इन चार्ज, सॉरी व्हिच आर पुट इन द चार्ज. जो भी एक्यूज के ऊपर चार्ज लगे हैं, पूरी ट्रायल इन चार्जेस के ऊपर चलेगी. ठीक है, लेट्स सपोज एक्यूज के ऊपर 302 यानी मर्डर का केस लग गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120 बी लग गया. लेट्स सपोज उसके ऊपर थेफ्ट का या रॉबरी का 393 लग गया. ठीक है, ये सारे सेक्शंस उसके ऊपर लग गए. तो अब एक्यूज्ड इन ऑफेंसेस को डिस्प्रूव करेगा और प्रोसिक्यूशन इन ऑफेंसेस को प्रूव करेगा. तो चार्ज फ्रेमिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. इस हियरिंग में या तो देखिए दो चीजें हो सकती है, या तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा, या देखिए या तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा या फिर एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाएगा. यस, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई चार्जेस फ्रेम नहीं होते, जो भी फैक्ट्स उनके पास अवेलेबल मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अगर मजिस्ट्रेट को लगता है दैट एक्यूज शुड बी डिस्चार्ज, उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज फ्रेम ही नहीं होते, तो हम आगे जाके ट्रायल में क्यों टाइम वेस्ट करें. तो मजिस्ट्रेट यहीं पे उसको डिस्चार्ज कर देता है. और अगर चार्ज बनते हैं तो चार्जेस को फ्रेम कर दिया जाता है. जब चार्ज वी आर टेकिंग लेट्स सपोज दैट चार्ज आर फ्रेम, जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो फिर प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाता है. एक्यूज से पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, एंड एक्यूज may answer yes or no, yes or no. नो करता है तो हम ट्रायल की तरफ बढ़ जाते हैं. यस करता है तो यहीं के यहीं कन्विक्शन की जा सकती है. बट यस, प्ली ऑफ गिल्ट का मतलब ये नहीं होता है दैट एक्सेप्टिंग इज गिल्ट, ये मीनिंग नहीं होता है. प्ली ऑफ गिल्ट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा. अभी मैं इस वीडियो पे सिंपल बता रही हूँ. प्ली ऑफ गिल्ट एक होता है, उससे पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, एंड इफ एक्यूज्ड आंसर यस तो उसको वहीं के वहीं कन्विक्ट किया जा सकता है. और अगर वो कहता है नो तो आप ट्रायल की तरफ बढ़ जाते हो. दैट मीन्स अपॉन टेकिंग अ प्ली ऑफ गिल्ट, इंक्वायरी ends
and after this trial start. ट्रायल की प्रोविजन 225 से हमें 260 दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रायल कई तरीके की होती है, वारंट केस, ऑन कंप्लेन केस, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, बहुत सारी ट्रायल्स होती हैं। ये सारे प्रोविजंस उसके ट्रायल में क्या होता है, सारे एविडेंसेस दिए जाते हैं, एविडेंसेस लेने के बेसिस पर जजमेंट दिया जाता है, उसके ऊपर सेंटेंस दिया जाता है, और सेंटेंस के बाद जो भी एग्रीव्ड पार्टी होती है, दैट पार्टी मे गो आइदर इन द अपील और इन द रिविजन. This is all the complete entire proceedings, criminal proceedings. इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो सीआरपीसी का बैरक इतना मोटा है, बट हाँ जो अम्ब्रेला है वो ये है आपके सामने. कंक्लूड कर देती हूँ. एफआईआर से केस स्टार्ट होता है. एफआईआर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट अपॉन द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर. इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर्स अपने एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और उस जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है उसकी एक रिपोर्ट फाइल होती है. यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ. उसकी एक रिपोर्ट फाइल होती है, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं या क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं. उस पे जो है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है. कॉग्निजेंस मतलब टेकिंग अ केस ऑन रिकॉर्ड. द मोमेंट कॉग्निजेंस टेकन इट इज सेड दैट इन्वेस्टिगेशन एंड्स एंड इंक्वायरी स्टार्ट. तो सेकंड स्टेज हमारी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की वो है इंक्वायरी. इंक्वायरी में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट ये समन या वारंट इशू करता है एक्यूज को, और उस पे एक्यूज जो भी डेट होती है उस हियरिंग पे अपियर होता है. वहां पे उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं. फिर उसकी चार्ज फ्रेमिंग होती है. चार्ज फ्रेमिंग की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि पूरी ट्रायल रिवॉल्व होती है चार्जेस पे जो एक्यूज के अगेंस्ट में फ्रेम हुए हैं. अक्यूज उसे प्रूफ डिस्प्रूव करता है, प्रोसिक्यूशन उन्हें प्रूफ करता है. मजिस्ट्रेट मे डिस्चार्ज द accused at this stage if he feels that no case made out against the accused and it is useless to move towards the trial. But if he has framed the charges, then plea of guilt taken of the accused, उसे पूछा जाता है do you plead guilty, he may say yes or no. अगर yes कहता है he may get convicted here, or if no then the case move forward towards the trial. ट्रायल में आप सभी को पता है दोनों पार्टीज की एविडेंसेस लिए जाते हैं. इस स्टेज पे पूरा एविडेंस एक्ट चलता है, अप्लाई होता है. एविडेंस एक्ट यहाँ अप्लाई होता है पूरा, ठीक है. और फिर जजमेंट आता है दोनों पार्टीज के एविडेंसेस के बेसिस पे, और फिर सेंटेंस हियरिंग, एंड देन अगर एग्रीव पार्टी में गो टू द अपील और द रिविजन. एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो इन शॉर्ट क्या हुआ, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, 3 स्टेजेस हुई. ये पुलिस ऑफिसर करता है, ये पुलिस ऑफिसर करता है, ये मजिस्ट्रेट करता है, और ये भी मजिस्ट्रेट करता है. ये दोनों मजिस्ट्रेट ही करती हैं, लेकिन ये दोनों different stages हैं. These are not same. Please make sure these are not same. You can read section 2. सेक्शन 2 में जो आपकी इंक्वायरी की जो डेफिनेशन है आप उसको रीड करिए. उसमें आपको मिलेगा कि इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस दे बोथ आर डिफरेंट एंड नॉट सेम. ठीक है. तो ये चीज हुई. दूसरी चीज ये हुई कि अगर आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर आ गए हो तो फिर आप यू टर्न नहीं लोगे. नो यू टर्न अलाउड. मीन्स अगर आप इन्वेस्टिगेशन से इंक्वायरी पे गए हैं तो आप वापस इंक्वायरी पर नहीं आएंगे. इंक्वायरी से आप अगर ट्रायल पे गए हैं तो ट्रायल से वापस आप इंक्वायरी पे नहीं आएंगे. ये पहली चीज. दूसरी चीज ये कि कोई भी प्रोसीडिंग आपस में ओवरलैप नहीं करेगी. मीन्स इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सेम केस में और इंक्वायरी भी चल रही है सेम केस में और द ट्रायल भी चल रही है. नॉट अलाउड. नो ओवरलैपिंग. ठीक है. दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ओके. कोई भी क्राइम अगर होता है तो ये प्रोसीडिंग्स होती है. आई होप यू गेट दिस पॉइंट
And if you have any query, you can ask me on the comment section. If you like the content, hit the like button and subscribe my channel. And thank you so much for listening me. Okay then, bye bye.